कहानी की शुरुआत दुनिया की सबसे मशहूर और टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटी MIT से होती है, जहां रात के अंधेरे में एक 20 साल का लड़का फर्श पर पोंछा लगा रहा है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि फटे पुराने कपड़ों में झाड़ू लगाने वाला यह मामूली सा अनाथ लड़का असल में इस पूरी दुनिया का सबसे बुद्धिमान दिमाग रखता है, जो गणित के उन पेचीदा सवालों को चुटकियों में सुलझा सकता है जिन्हें हल करने में दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को अपनी पूरी जिंदगी लग जाती है। लेकिन इस लड़के यानी विल हंटिंग को अपनी इस गॉड गिफ्टेड काबिलियत की कोई परवाह नहीं थी। उसे न तो कोई बड़ा इंसान बनना था और न ही कोई नाम कमाना था। वह तो बस अपने 3 सिरफिरे दोस्तों के साथ मजदूरी करके और आवारागर्दी करके ही खुश था। उधर कॉलेज के प्रोफेसर गेराल्ड लेम्बो अपनी मैथ क्लास खत्म करने के बाद कॉरिडोर में रखे एक बड़े से ब्लैक बोर्ड के पास आते हैं। वे बोर्ड पर गणित का एक बेहद मुश्किल और पेचीदा सवाल लिखते हैं और मुस्कुराते हुए अपने स्टूडेंट्स से कहते हैं कि जो भी इस सेमेस्टर की छुट्टियों में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, उसका नाम इस यूनिवर्सिटी के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। उसी रात जब पूरा कॉलेज खाली हो जाता है, विल झाड़ू लगाते लगाते उस बोर्ड के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी नजरें उस सवाल पर टिकती हैं और उसके दिमाग में गणित की इक्वेशन किसी तूफान की तरह घूमने लगती हैं। घर पहुंचते ही वह बिना वक्त गवाए कागज के टुकड़ों पर उस सवाल को सॉल्व करने लगता है। अगली ही सुबह विल छुपके से उस बोर्ड के पास पहुंचता है और सिर्फ कुछ ही मिनटों में उस नामुमकिन सवाल का जवाब बोर्ड पर लिखकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। अगले दिन कॉलेज में हड़कंप मच जाता है। स्टूडेंट्स और प्रोफेसर लेम्बो जब बोर्ड पर लिखा बिल्कुल सटीक जवाब देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। प्रोफेसर लेम्बो को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उन्हें खुद सालों लग जाते, उसे किसी ने रातों रात हल कर दिया। वे पूरी क्लास में चिल्लाकर पूछते हैं कि यह महान काम किसने किया है, लेकिन कोई आगे नहीं आता। उधर विल को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह अपने 3 जिगरी दोस्तों के साथ कार में शहर की सड़कों पर आवारागर्दी कर रहे थे। उसके लिए यही 3 दोस्त उसकी पूरी दुनिया थे, क्योंकि बचपन से ही अनाथ होने की वजह से उसका कोई अपना परिवार नहीं था। लेकिन तभी चलती कार की खिड़की से विल की नज़र सड़क किनारे खड़े एक लड़के पर पड़ती है। विल के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक बदल जाते हैं और उसकी आंखों में भयानक गुस्सा भर जाता है। वह अपने दोस्तों से कहता है कि यह वही लड़का है जिसने किंडरगार्टन में उसे बहुत बेदर्दी से पीटा था। विल तुरंत गाड़ी रुकवाता है और बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते वहां दोनों ग्रुप में खूनी गैंग वॉर शुरू हो जाता है। माहौल इतना हिंसक हो जाता है कि चीख पुकार सुनकर पुलिस की गाड़ियां और सायरन बजाती हुई वहां पहुंच जाती हैं। लेकिन विल उस वक्त गुस्से में अंधा हो चुका था। पुलिस वाले जब उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो विल अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और एक पुलिस अफसर पर ही हमला कर देता है। पुलिस उसे जमीन पर पटककर हथकड़ी पहना देती है और घसीटते हुए जेल ले जाती है। उधर कॉलेज में प्रोफेसर लेम्बो उस ब्लैक बोर्ड पर एक ऐसा सवाल लिखते हैं जिसे सॉल्व करने में उन्हें और उनकी पूरी रिसर्च टीम को पूरे 2 साल लग गए थे। उधर कोर्ट से अस्थायी रिहाई मिलने के बाद विल चुपचाप कॉलेज में अपनी सफाई की नौकरी पर वापस लौट आता है। रात के सन्नाटे में जब कोई आसपास नहीं था, विल उस नए सवाल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी उंगलियों तेजी से इक्वेशन सॉल्व करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से प्रोफेसर लेम्बो की आवाज गूंजती है, अरे तुम वहां क्या कर रहे हो? प्रोफेसर को लगता है कि यह मामूली सा झाड़ूदार बोर्ड को खराब कर रहा है। विल घबरा जाता है और वहां से भाग निकलता है। प्रोफेसर लेम्बो गुस्से में बोर्ड को साफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर लिखे हुए फॉर्मूलों पर पड़ती है, उनके होश उड़ जाते हैं। जिस सवाल को हल करने में दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों के 2 साल पसीने में बह गए थे, उस मामूली से झाड़ूदार ने उसे कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर दिया था। प्रोफेसर को समझ आ जाता है कि वह कोई आम लड़का नहीं, बल्कि इस सदी का सबसे बड़ा जीनियस है। उसी शाम विल अपने 3 दोस्तों के साथ एक हाई फाई बार में जाता है। उसका दोस्त चकी वहां हार्वर्ड की 2 खूबसूरत लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए खुद को हार्वर्ड का स्टूडेंट बताने लगता है। तभी वहां हार्वर्ड का ही एक घमंडी और अमीर स्टूडेंट आ धमकता है। वह चकी को नीचा दिखाने के लिए इतिहास के इतने कठिन सवाल पूछने लगता है कि चकी चुप हो जाता है। अपने दोस्त की बेइज्जती होते देख विल आगे आता है। विल उस घमंडी स्टूडेंट को इतिहास की किताबों के पन्नों के रेफरेंस याद दिलाकर उसकी पूरी अकड़ हवा में उड़ा देता है। विल उससे कहता है, जिस डिग्री का घमंड तुम दिखा रहे हो उसके लिए तुमने लाखों डॉलर उड़ा दिए, जबकि यह सारा ज्ञान तुम्हें पब्लिक लाइब्रेरी में मुफ्त में मिल जाता। वह लड़का शर्मिंदा होकर वहां से खिसक लेता है और उन लड़कियों में से स्काइलर नाम की लड़की विल के इस तेवर और दिमाग पर बुरी तरह फिदा हो जाती है। वह खुद चलकर आती है
और विल को अपना फोन नंबर दे देती है। लेकिन खुशियों का यह पल ज्यादा देर नहीं टिकता। अगले ही दिन विल को अदालत में पेश किया जाता है। विल इतना शातिर था कि उसने कानून की सारी किताबें खुद पढ़ रखी थीं, इसलिए वह किसी वकील की मदद लिए बिना अपना केस खुद लड़ता है। लेकिन पुलिस अफसर पर हमला करने और उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जज का दिल नहीं पिघलता। जज उसे जेल भेजने और $50,000 की भारी जमानत का हुक्म सुना देते हैं। विल का भविष्य अंधेरे में डूबने ही वाला होता है कि तभी कोर्ट रूम में प्रोफेसर लेम्बो की एंट्री होती है। प्रोफेसर लेम्बो जेल में जाकर विल से मिलते हैं और कहते हैं, मैंने जज से बात करके तुम्हारी रिहाई का इंतजाम कर दिया है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, तुम्हें हर हफ्ते मेरे साथ बैठकर मैथ्स के एडवांस सवाल सॉल्व करने होंगे, और दूसरी, तुम्हें हर हफ्ते एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। विल जेल नहीं जाना चाहता था, इसीलिए न चाहते हुए भी वह प्रोफेसर की इन शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। जेल से बाहर आते ही शर्त के मुताबिक विल प्रोफेसर लेम्बो के साथ मैथ्स की बड़ी बड़ी गुत्थियों को तो चुटकियों में सुलझाने लगता है। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू होती है जब बात साइकेट्रिस्ट्स की आती है। विल का दिमाग जितना तेज था, उसका गुस्सा और अहंकार उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। जब भी प्रोफेसर लेम्बो उसे किसी बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक के पास ले जाते, विल अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी से उलटे उन डॉक्टरों को ही मानसिक रूप से नीचा दिखाकर उनकी धज्जियां उड़ा देता। एक एक करके शहर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स ने विल का इलाज करने से हाथ खड़े कर दिए और साफ कह दिया कि इस लड़के का कोई इलाज नहीं हो सकता। जब प्रोफेसर लेम्बो पूरी तरह हताश हो गए तो उन्हें अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड डॉक्टर शॉन मैगवायर की याद आई। शॉन, जो बंकर हिल कम्युनिटी कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाते थे, एक बेहद शांत लेकिन अंदर से टूटे हुए इंसान थे। जब लेम्बो ने शॉन से गिड़गिड़ाकर मदद मांगी तो शॉन ने पहले साफ इनकार कर दिया। लेकिन लेम्बो ने जब शॉन की आंखों में आंखें डालकर कहा, शॉन, यह लड़का कोई आम अपराधी नहीं है। यह एक ऐसा हीरा है जिसे अगर आज नहीं संभाला गया तो यह खुद को और अपनी पूरी काबिलियत को तबाह कर लेगा। तो शॉन का दिल पिघल गया और वे विल से मिलने के लिए राजी हो गए। अगले ही दिन जब विल को शॉन के केबिन में लाया जाता है तो विल अपनी पुरानी आदत के मुताबिक शॉन को भी उकसाने और उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। केबिन में टहलते टहलते विल की नज़र दीवार पर लगी एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसे खुद शॉन ने बनाया था। एक छोटे से जहाज पर समुद्र के भयंकर तूफान के बीच फंसा हुआ अकेला आदमी। विल उस पेंटिंग को देखकर अपने शातिर दिमाग से अंदाजा लगाता है और शॉन के निजी जीवन पर सीधा हमला कर देता है। विल हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है तुमने किसी गलत औरत से शादी कर ली थी जो शायद तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चली गई। यह सुनते ही शॉन का संयम टूट जाता है। शॉन की कांपती हुई आवाज में चीख निकलती है, अगर तुमने मेरी मरी हुई पत्नी के बारे में एक शब्द भी और कहा तो मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगा। उस पल विल को पहली बार अपनी जिंदगी में किसी के गुस्से का असली डर महसूस होता है। पहला सेशन यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन असली ड्रामा तो अगले सेशन में शुरू होता है। शॉन विल को कमरे में बिठाने के बजाय बाहर एक शांत पार्क में झील के किनारे ले जाते हैं। ठंडी हवा के बीच शॉन विल की तरफ देखते हैं और एक ऐसी बात कहते हैं जो विल के अहंकार की नींव हिला देती है। शॉन कहते हैं, तुम एक घमंडी बच्चे हो विल। तुमने दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं और तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो। अगर मैं तुमसे आर्ट के बारे में पूछूं तो तुम मुझे हर किताब का पन्ना रटा दोगे, लेकिन तुमने कभी किसी म्यूजियम में खड़े होकर उस कला की खुशबू को महसूस नहीं किया। अगर मैं तुमसे जंग के बारे में पूछूं तो तुम शेक्सपियर की पंक्तियां सुना दोगे, लेकिन तुमने कभी अपने दोस्त का सिर अपनी गोद में रखकर उसे दम तोड़ते नहीं देखा। तुमने प्यार पर 1000 किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन तुमने कभी किसी इंसान के सामने खुद को पूरी तरह नंगा और लाचार महसूस नहीं किया। तुम किताबें पढ़कर इंसान को आंकते हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हें असली जिंदगी का अज भी नहीं पता। शॉन के ये शब्द सीधे विल के दिल में तीर की तरह चुभते हैं। जो लड़का हर किसी की बोलती बंद कर देता था, आज पार्क की उस बेंच पर बैठकर बिल्कुल खामोश और लाचार हो चुका था। उसके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा था। शॉन की उन बातों ने विल के अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जिसे सह पाना उसके लिए नामुमकिन सा हो रहा था। अगले सेशन में विल जब शॉन के पास पहुंचा तो पूरे 1 घंटे तक दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं बोला गया। विल बस खामोशी से जमीन को घूरता रहा और शॉन भी बिना कोई जल्दबाजी किए आराम से बैठे रहे। यह खामोशी विल के उस अहंकार को धीरे धीरे तोड़ रही थी जो उसने सालों से अपने चारों तरफ बना रखा था। अब विल के अंदर बदलाव दिखने लगा था।
वह शॉन के साथ घुलने मिलने लगा था और अपने दिल की बातें शेयर करने लगा था। उसने शॉन को स्काइलर के बारे में बताया, वही लड़की जिससे वह बार में मिला था। विल ने डरते हुए कहा, मैं उससे दोबारा नहीं मिलना चाहता क्योंकि अभी वह मेरे लिए एक परफेक्ट इंसान है, लेकिन अगर मैं उसके ज़्यादा करीब गया तो मुझे उसकी कमियां पता चल जाएंगी और सारा मैजिक खत्म हो जाएगा। तब शॉन ने मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात कही, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता विल। असली बात यह नहीं है कि कोई इंसान परफेक्ट है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। मेरी पत्नी रात को सोते समय अजीब अजीब आवाज़ें निकालती थीं, लेकिन मुझे उसकी वही कमियां सबसे ज़्यादा पसंद थीं। आज जब वह इस दुनिया में नहीं है तो मुझे उसकी वही बेवकूफ़ियाँ सबसे ज़्यादा याद आती हैं। शॉन की इस बात ने विल की आंखें खोल दी। उसे समझ आ गया कि किसी के करीब जाने के लिए खुद को पूरी तरह खोलना पड़ता है। वह सीधे स्काइलर के पास जाता है और दोनों के बीच प्यार का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन बाहर की दुनिया में विल की काबिलियत को लेकर एक अलग ही जंग छिड़ चुकी थी। प्रोफेसर लेम्बो चाहते थे कि विल मैथ्स की दुनिया में अपना नाम बनाए और बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों में काम करे। वे विल के लिए कई बड़ी नौकरियों के इंटरव्यू अरेंज करते हैं, लेकिन विल को इन सब चीज़ों से सख्त नफरत थी। वह लेम्बो की सोच का मजाक उड़ाने के लिए अपने दोस्त चकी को अपना सूट पहनाकर इंटरव्यू में भेज देता है, जहां चकी जाकर उन बड़े अफसरों से पैसों की फालतू मांग करके पूरे इंटरव्यू का मजाक बना देता है। लेम्बो इस बात से आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन शॉन समझ रहे थे कि लेम्बो अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं को विल के जरिए पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर विल और स्काइलर का रिश्ता बहुत गहरा हो चुका था। स्काइलर अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए कैलिफोर्निया जाने वाली थी। वह रोते हुए विल से कहती है, मेरे साथ कैलिफोर्निया चलो, हम दोनों एक साथ नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन यह बात सुनते ही विल के अंदर का डर अचानक बाहर आ जाता है। विल बचपन से ही अपनों के धोखे और अकेलेपन का शिकार रहा था। उसके दिमाग में बैठ चुका था कि अगर वह स्काइलर के साथ गया तो एक दिन स्काइलर भी उसका सच जानकर उसे छोड़कर चली जाएगी। स्काइलर जब उसकी हिचकिचाहट देखती है तो उससे उसके अतीत के बारे में पूछती है। तब विल अचानक भड़क जाता है और चीखते हुए अपना शर्ट उठाकर अपने शरीर के वो खौफनाक निशान दिखाता है जो बचपन में उसके सौतेले बाप ने उसे दिए थे। जले हुए सिगरेट के दाग, चाकुओं के कट और बेत के निशान। विल गुस्से में कहता है, तुम मेरी गरीबी और इस दर्द को कभी नहीं समझ सकती। स्काइलर आंखों में आंसू लिए उससे भीख मांगती है कि वह सिर्फ एक बार कह दे कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन अपने डर के आगे मजबूर होकर विल रूखे शब्दों में कह देता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। स्काइलर का दिल पूरी तरह टूट जाता है और विल एक बार फिर से खुद को उस अंधेरे कमरे में अकेला बंद कर लेता है जहां से वह कभी बाहर नहीं निकलना चाहता था। स्काइलर का दिल तोड़कर विल पूरी तरह से अंदर से बिखर चुका था। वह रात रात भर अकेला तड़पता, लेकिन अपने घमंड और डर की वजह से उसने स्काइलर को रोकने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। कुछ ही दिनों में स्काइलर हमेशा के लिए यह शहर छोड़कर कैलिफोर्निया चली गई। विल के पास अब बस उसके वही 3 बचपन के दोस्त बचे थे, जिनकी पनाह में वह अपनी असली काबिलियत से भागने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब विल और उसका सबसे पक्का दोस्त चकी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम कर रहे थे, तो बातों बातों में विल कहता है, मैं जिंदगी भर यहीं तुम लोगों के साथ झाड़ू लगाना और मजदूरी करना चाहता हूँ। मुझे इस गणित और बड़ी नौकरियों की दुनिया में नहीं जाना। यह सुनते ही चकी के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। वह काम रोकता है और विल की आंखों में आंखें डालकर बड़े गंभीर लहजे में कहता है, सुनो विल, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम 20 साल बाद भी मेरे साथ इसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम एक ऐसी गॉड गिफ्टेड काबिलियत के साथ पैदा हुए हो जो हम जैसे लाखों लोगों का सपना होती है। तुम यहाँ रहकर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो। तुम्हें पता है मेरी दिन की सबसे खूबसूरत 10 सेकंड्स कौन सी होती हैं? जब मैं हर सुबह तुम्हारी गली में गाड़ी मोड़ता हूँ और तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाता हूँ। उन 10 सेकंड्स में मैं दिल से दुआ करता हूँ कि तुम उस घर में न मिलो। तुम बिना किसी को बताए चुपचाप यहाँ से किसी बड़ी दुनिया में निकल जाओ। अपने जिगरी दोस्त के मुंह से ये कड़वा सच सुनकर विल अंदर तक हिल जाता है। उसे समझ आने लगता है कि जिन्हें वह अपनी दुनिया समझ रहा था वे भी उसे यहाँ घिसटते हुए नहीं देखना चाहते। उधर प्रोफेसर लेम्बो और डॉक्टर शॉन के बीच विल के भविष्य को लेकर तीखी बहस छिड़ जाती है। लेम्बो चाहते थे कि विल तुरंत एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की हाई प्रोफाइल जॉब ज्वाइन कर ले, जबकि शॉन जानते थे कि जब तक विल के दिल का पुराना जख्म नहीं भरेगा वह दुनिया के किसी कोने में भी खुश नहीं रह पाएगा। बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों पुराने दोस्त एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। तभी अचानक उस कमरे में विल की एंट्री होती है।
लेम्बो गुस्से में वहां से चले जाते हैं और कमरे में सिर्फ विल और शॉन रह जाते हैं। आज दोनों के बीच का आखिरी सेशन था। शॉन की टेबल पर विल की एक पुरानी केस फाइल रखी थी। शॉन उस फाइल को खोलते हैं जिसमें विल के बचपन की कुछ खौफनाक तस्वीरें थीं। तस्वीरें उस नन्हे से अनाथ बच्चे की जिसे गोद लेने वाले क्रूर सौतेले बाप ने जंजीरों से बांधकर पीटा था और उसकी चमड़ी तक उधेड़ दी थी। शॉन उस फाइल को बंद करते हैं, धीरे धीरे चलकर विल के करीब आते हैं और उसकी आंखों में झांकते हुए बहुत ही शांत आवाज में कहते हैं, विल, जो कुछ भी तुम्हारे साथ बचपन में हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। विल पहले तो इसे मजाक में उड़ाने की कोशिश करता है और हंसकर कहता है, हाँ मुझे पता है शॉन। जैसे जैसे शॉन ये बात दोहराते जाते हैं, विल का सालों पुराना कठोर बना चेहरा कांपने लगता है। उसके अंदर छुपा हुआ वह नन्हा डरा हुआ अनाथ बच्चा अचानक बाहर निकल आता है, जो सालों से खुद को ही अपने साथ हुए जुल्मों का गुनहगार मानता आ रहा था। विल का सारा सब्र टूट जाता है और वह बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोते हुए शॉन को गले से लगा लेता है। शॉन उसे अपने सीने से जकड़ लेते हैं। सालों से जमा दर्द और आंसुओं का गुबार आज बह निकलता है और इसी के साथ विल हंटिंग अपने अतीत के उस खौफनाक साए से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। उस रात रोने के बाद विल का भारी दिल हल्का हो चुका था। उसके चेहरे पर अब डर या गुस्से की जगह एक अजीब सी शांति थी। अगले ही दिन प्रोफेसर लेम्बो की सिफारिश से विल को एक बहुत बड़ी कंपनी में शानदार नौकरी मिल जाती है। विल सीधे शॉन के पास जाता है और उन्हें मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने वह जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। शॉन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वे विल से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, आज से तुम्हारा और मेरा ये सेशन हमेशा के लिए खत्म होता है विल। अब तुम पूरी तरह आजाद हो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। कुछ दिनों बाद विल का 21वां जन्मदिन आता है। इस मौके पर उसके तीनों जिगरी दोस्त चकी, मॉर्गन और बीनी मिलकर उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। वे सब पैसे जोड़कर विल के लिए एक पुरानी सेकंड हैंड लेकिन चलती फिरती कार खरीद कर लाते हैं। जब विल उस कार की चाबी अपने हाथ में लेता है तो उसकी आंखों में अपने दोस्तों के लिए बेइंतहा प्यार दिखता है। उसे समझ आ जाता है कि चकी ने उससे जो कहा था वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच था। अगली ही सुबह रोज की तरह चकी अपनी कार मोड़कर विल की गली में लाता है। वह कार रोकता है, उतरकर विल के घर का दरवाजा खटखटाता है। विल, अरे बाहर आ, काम पर देर हो रही है। लेकिन इस बार अंदर से कोई आवाज नहीं आती। चकी खिड़की से अंदर झांकता है तो घर पूरी तरह खाली पड़ा होता है। विल वहां नहीं था। वह अपने दोस्तों को बिना बताए चुपचाप वहां से निकल चुका था। यह देखकर चकी के चेहरे पर दुखी होने के बजाय एक बहुत बड़ी और सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वह मुड़ता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने दोस्तों से मुस्कुराते हुए कहता है, वह चला गया। उधर डॉक्टर शॉन अपने घर के बाहर रखी लेटर बॉक्स को खोलते हैं तो उन्हें अंदर विल का एक खत मिलता है। खत में लिखा था, शॉन, अगर प्रोफेसर लेम्बो आपसे मेरी नौकरी के बारे में पूछें तो उनसे कह दीजिएगा कि मुझे उस लड़की के पास जाना पड़ा। यह पढ़कर शॉन की हंसी छूट जाती है क्योंकि यह वही डायलॉग था जो शॉन ने अपनी पत्नी से पहली बार मिलने के लिए ऐतिहासिक बेसबॉल मैच छोड़ते वक्त अपने दोस्तों से कहा था। विल ने प्रोफेसर लेम्बो की दी हुई बड़ी नौकरी और लाखों डॉलर के पैकेज को ठुकरा दिया था। वह समझ चुका था कि गणित की जटिल इक्वेशन सुलझाने से ज्यादा जरूरी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत को हासिल करना है। कहानी के आखिरी सीन में दिखता है कि विल अपनी दोस्तों की दी हुई उस पुरानी कार में सवार होकर हाईवे पर कैलिफोर्निया की ओर तेजी से बढ़ा चला जा रहा है, स्काइलर के पास एक नई शुरुआत करने के लिए। अगर विल की जगह आप होते तो क्या आप भी लाखों की नौकरी छोड़कर अपने प्यार के पीछे जाते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली मूवी एक्सप्लेनेशन आप कौन सी देखना चाहते हैं।